लेक्चर नंबर बताइए। 4। 4 लिख दिया। लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे सर? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पढ़ चुके। इंटरस्टिशियल कंपाउंड पढ़े? नहीं, आज पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कलर ऑफ कंपाउंड, कलर, और क्या बच गया है? रिड्यूसिंग नेचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग नेचर। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिए? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिए? हो गया क्या? नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ लिए? ऑक्साइड वगैरह नहीं? ऑक्साइड नहीं पढ़े ना? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बहुत है, इतना में मुझे लगता है टाइम बचेगा नहीं। मेल्टिंग पॉइंट पढ़ रहे थे ना जी? पढ़ चुके, बताइए मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मेटालिक बॉन्ड पे। जितना स्ट्रॉन्ग, अरे जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, मेल्ट करने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर देना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। हल्ला करेंगे तो कैसे होगा? मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मेल्टिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करेगा फिर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, है ना? ए अरे 3D सीरीज, 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस। यहां से यहां तक जाते हैं ना तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। क्यों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ये सब बता चुका हूं मैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम का, टाइटेनियम से ज्यादा वेनेडियम का, वेनेडियम से ज्यादा क्रोमियम से ज्यादा नहीं, मैग्नीज का कम हो जाता है। ठीक है, यहां से यहां जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेगा ना। सबको पता है ना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घटता है। मैग्नीज का कम क्यों? ऐसा हुआ था, बढ़ा, क्रोमियम तक बढ़ा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम तक बढ़ा ना। मैग्नीज का कम हो जाता, घट जाता, घट जाता, फिर से बढ़ना शुरू होता है। ऐसा ये हो गया मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब देख चुके हैं ना। मैग्नीज का कम क्यों? ये सब तो समझ में आ गया होगा। मैग्नीज का कम क्यों? वही नहीं आया समझ में, बाकी सब तो रीजन बताए होंगे। टिपिकल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अब टिपिकल स्ट्रक्चर क्या है सुनते रहिए। मैग्नीज Mn, मैग्नीज टिपिकल स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर होता है BCC, HCP। HCP क्या होता है सर? हेक्सागनल, पहले समझ जाइए उसके बाद लिखिएगा। हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। हेक्सागनल क्लोज पैकिंग मतलब ऐसा, एक हेक्सागनल, हेक्सागनल ऐसे होता है, ऐसे। लेयर में ना जो बॉन्ड होता है वो इस तरह से होता है। 3D इसको देखने की कोशिश कीजिए, यही है हेक्सागनल। तो
देखिए लेयर बाय जस्ट एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, हेक्सागोनल ऐसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीज के एटम होते हैं। मैग्नीज की बात कर, मैग्नीज 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 मैग्नीज, ठीक है। यहाँ भी क्या होता है, मैग्नीज मैग्नीज मैग्नीज, तीन एटम। यहाँ क्या होता है, मैग्नीज 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 मैग्नीज, ऐसा। तो मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है, मेटल और मेटल, मैग्नीज मेटल ना, मेटल और मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये तो मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड। यहां मैग्नीज और मैग्नीज में कौन सा बॉन्ड, ये वाला, तो मेटल और मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है ना, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इसका, क्यों स्ट्रॉन्ग है इसका मेटालिक बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना, 25। आर्गन 4s2 3d5, यही हो गया ना 25। 18 तो 20, 5 25, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इसका मेटालिक बॉन्ड क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो मेटालिक बॉन्ड इसका क्या हो गया। तो अब बोलिए कि मेटालिक बॉन्ड तो इसका ज्यादा है, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों, मेटालिक बॉन्ड तो ज्यादा, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों। सुनिए ध्यान से, ठीक है, यहां तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, लेकिन दो लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दो लेयर है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाला, ये जो डॉटेड दिखा है, ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडरवाल लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट में ऐसे बोले। वैंडरवाल वीक होता है, बहुत वीक होता है, इसको हाथ से मारेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, वीक बॉन्ड होता है, बहुत वीक, ठीक है, बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड लेयर टूट जाएंगे, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। तो बहुत वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है ना, तो जब इसको हीट करना शुरू करते हैं, मेल्टिंग के लिए हीट करना पड़ेगा ना, मेल्टिंग, कोई भी चीज मेल्ट कब होगा, जब आप हीट करें, तो हीट करना जब इसको शुरू करते हैं ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन इसके लेयर वाले ब्रेक हो जाते हैं। लेयर क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर टूट फूट जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये तो मेल्ट हो गया, एक्चुअल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, जो मेटालिक बॉन्ड है, लेयर का जो वीक बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाता है, तो लेयर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आई बात। तो ये रीजन है मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम होने का, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। अब ये क्या होता है हेक्सागोनल, सर हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपको, है ना, तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से लेयर वाइज स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, लेयर वाइज स्ट्रक्चर की वजह से जब मेल्ट करना शुरू करते हैं ना, तो एक लेयर इजिली मेल्ट हो जाता है, मतलब इसका आपस वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, लेयर का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और लेयर का बॉन्ड वीक बॉन्ड है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नोट कर लीजिए, मैग्नीज का ये कहानी है। रे तो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों,
लेयर के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? वैंडरवाल, जो कि वीक होता है सर। तो लेयर वाला जो बॉन्ड होता है बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम। ठीक है, हो गया नोट? हटाएं इसको। हो गया? अब मैं लिखते ही रहेंगे क्या आप लोग यार, हटा दें। हो गया? मैं राइट, आराम से लिखिए, जमा जमा के। हाँ, बीच में मैग्नीज रहता है। लिख ही रहे हैं अभी तक सब लोग, हद ही हो गया यार ये। अब उठूंगा ही नहीं मैं। एनसीईआरटी निकालते। देखिए, स्ट्रक्चर के बारे में बोला कि किसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बीसीसी बीसीसी ये सब है ना, ये स्ट्रक्चर है।
सुनिए, अब ये ग्राफ को ध्यान से देखिए आप। मेल्टिंग पॉइंट ग्राफ इसने दिखाया है, देखिए ना। हम्म हम्म टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, क्रोमियम तक बढ़ा है ना। मैग्नीज का कम हो गया सीधा। रीजन क्या देंगे मैग्नीज के कम होने का? टिपिकल स्ट्रक्चर। टिपिकल स्ट्रक्चर में एक ऑल इज वेल, रिलैक्स रिलैक्स। मैग्नीज, मैग्नीज का क्या स्ट्रक्चर होता है? टिपिकल। टिपिकल स्ट्रक्चर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हुए। आयरन का बढ़ा है, कोबाल्ट का घट गया, फिर से आयरन से घट गया। निकेल का घट गया है, कॉपर का घट गया है, जिंक का और घट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो बढ़ा, मैग्नीज का सीधा डिक्रीज, रीजन टिपिकल। फिर से बढ़ा, फिर घटना शुरू हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट किसका है? क्रोमियम का ना। तो 3D में तो क्रोमियम का हो गया, 4D में भी सेम है, 4D में भी सेम है मोलिब्डेनम का। क्रोमियम मोलिब्डेनम एक ही ग्रुप का। 5D में किसका ज्यादा? टंगस्टन का। अरे ग्रुप 6 जब जाएंगे ना आप, ये कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, ग्रुप 6 जब जाएंगे आप तो उसमें ना क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है ऐसे, और 6 से ग्रेसियम है। इसका उतना रोल होता नहीं है। ये 3D सीरीज हो गया, 4D हो गया। 3D में सबसे ज्यादा किसका? क्रोमियम का। 4D में सबसे ज्यादा किसका? मोलिब्डेनम। 5D में किसका ज्यादा? और पूरे D ब्लॉक में सबसे ज्यादा किसका? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। 3490, 3410, बहुत ज्यादा है टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनिए, 3D से 4D में किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट? 3D वालों का या 4D वालों का? 4D। नीचे से ऊपर जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। 4D से 5D में किसका मेल्टिंग पॉइंट? 5D का। एग्री? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? 3D से 4D, 4D से 5D जाते हैं ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना इसमें। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा होगा। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, या ये बोलिए जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ज्यादा टेम्परेचर है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। तो 3D का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, 4D का ज्यादा होता है, 5D का ज्यादा होता है। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। सबसे मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका? मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट तो ग्रुप 6 वाले का, ऐसे बोले ग्रुप 6 का मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है ना। ग्रुप 6 में कौन? क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। 3D में सबसे ज्यादा क्रोमियम का, 4D में सबसे ज्यादा किसका? 5D में किसका? 3D 4D 5D में किसका ज्यादा होता? 5D का ज्यादा होता। 5D का, उसके बाद 4D, सबसे कम 3D। ये है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? 3410 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा है। नोट की। बातें नहीं, अरे तो रटना नहीं है, समझ के पढ़ेंगे तो ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। सिर्फ एनसीईआरटी रटेंगे, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्रोमियम का ज्यादा, भूल जाएंगे कि क्यों ज्यादा। क्या बोल रहे? हाँ, ललका नहीं, ऐसे मत बोलिए। फिलामेंट होता था टंगस्टन का, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है ना।
नाइक्रोम वायर होता था। अब क्यों होता है वो समझ सकते हैं, क्योंकि इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्रोमियम टंगस्टन का जल्दी मेल्ट नहीं होता है, तो आपका वायर सेफ रहेगा, गर्म होते रहे सेफ रहेगा, नाइक्रोम जलेगा ही नहीं, फिलामेंट जिसको बोलते, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। 10th में पढ़े होंगे, नाइक्रोम वायर होता है, निकेल का और क्रोमियम का नहीं। लेकिन 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 ये चीज फॉलो, एक ग्रुप ऐसा है जो फॉलो नहीं करता, ग्रुप 12 का है, जिंक, कैडमियम, Hg। क्यों नहीं फॉलो करता भाई? सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था इसमें? अब जिंक, कैडमियम, Hg है ना, ये 3D हो गया ना, ये 4D हो गया ना, ये क्या हो गया? तो Hg का होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ऐसा Hg का होना चाहिए, कैडमियम का होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए ऐसा, लेकिन नहीं होता। Hg का सबसे कम होता है, काहे? Hg ऑलरेडी लिक्विड में है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है ना मरकर, तो उसको मेल्ट करने के लिए काहे का एनर्जी, तो ऑलरेडी मेल्ट नहीं, तो इसमें रीजन है फिजिकल स्टेट। समझ में आई बात? बाकी सब में वो चीज फॉलो है, लेकिन इसमें क्या है, जिंक का, कैडमियम का, इसका स्टेट ऑलरेडी लिक्विड होता है, ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, फिजिकल स्टेट की वजह से। देखिए अगर आपको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा लास्ट। इधर देखिए, इधर देखिए रे, लास्ट में देखिए लाल वाले से हरा वाला नीचे हो गया ना, लास्ट में हो जाता है इधर उधर। साइज बड़ा होता है कैडमियम का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, रेडियस। हो गया नोट? ए, क्या बातें कर रहे हैं? ए, आग से खेल रहे हैं, झुलस जाएंगे। हटाएं इसको। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट हो गया सर, आगे कैटालिस्ट पढ़ा है? कैटालिस्ट नहीं पढ़ा है? लिखिए कैटालिस्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक के मेटल या उसके कंपाउंड, सुन लीजिए, डी ब्लॉक के मेटल या उसके कंपाउंड बहुत ज्यादा कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। आप लोग ये रिएक्शन तो किए ही होंगे, हाइड्रोजन को ऐड करवाए होंगे, क्या बन गया होगा? अल्कीन से क्या बन जाता है? अल्केन ना। क्या कैटालिस्ट यूज करते हैं यहाँ पे? निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम, पढ़े होंगे ये सब डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के मेटल या उसके कंपाउंड बहुत ज्यादा कैटालिटिक प्रॉपर्टी या कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। पहले लिखिए, फिर डिटेल बात करें। तो एक लाइन लिखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट या मेटल्स, सब मेटल ही होता है, मेटल्स एंड देयर कंपाउंड सो कैटालिटिक एक्टिविटी, इट इज ड्यू टू। अब कुछ कुछ बोलते रहते हैं बीच बीच में। एक तो रीजन है कि इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आपको बताए होंगे,
मैग्नीज का पिछले क्लास में जो जो आए होंगे जानते होंगे, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 3 4 5 6 7 कुछ भी होता है, 7 तक होता है ना। इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो पहला रीजन है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन। दूसरा फ्री वैलेंसी होता है, फ्री सरफेस वैलेंस क्या है बताऊंगा मैं, फ्री सरफेस वैलेंस। थर्ड, ये सिनर्जिक बॉन्ड बनाता है, सिनर्जिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं ये ना, सिनर्जिक डी ब्लॉक में पढ़े हैं सिनर्जिक। सिनर्जिक मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक, देना और ले, सिनर्जी बॉन्ड। तो ये रीजन है, फ्री सरफेस बोलिए या फ्री एक्टिव सरफेस बोलिए, एक ही चीज। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं डिटेल समझाता हूं, आप समझेंगे, समझिए। अबे इधर समझिए भाई, SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स SO3 गैस, है ना। हीट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। पूरा लिख ही देते हैं आपको अच्छा से, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा। कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस क्या होता है सर, कांटेक्ट प्रोसेस से ना मैन्युफैक्चर करते, बनाते हैं, किसको बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। कांटेक्ट प्रोसेस यूज होता है किसको बनाने का, सल्फ्यूरिक। सुनिएगा कैसे, SO2 प्लस O2 रिएक्शन करेंगे तो SO3 गैस बनेगा, लेकिन इसको हीट करना पड़ता है। SO3 अब H2SO4 कैसे बना, SO3 जो बनता है उसको फिर जल में मिला देते हैं, तो जल में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है। ठीक है, समझिएगा कहानी, इतना आसान बनाना है नहीं जितना आसान आपने देख लिया। इसको हीट करते हैं ना तो ये रिएक्शन नहीं होता, काहे, क्यों, सुनिए क्या, यहां ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, SO3 का स्ट्रक्चर बनाता हूं, सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही, ऐसा हो गया, समझना। आपने हीट क्यों किया था, ताकि ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो, ऑक्सीजन टूटे, ऑक्सीजन उससे जुड़ जाए, SO3 बन जाए, है ना। सुनते रहिए, आपने हीट क्यों किया था कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है ना, बॉन्ड ब्रेक हो, ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन अकेले हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इससे जाके जुड़ जाता है SO3। अब बोलेगा 2 ऑक्सीजन है, अब 2 मोल ले लेंगे भाई, समझ में आई बात, वो बैलेंसिंग नहीं दिखाया है मैंने, ऐसे होता है एक्चुअल, बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो आपका पर्पस क्या था, ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होना है, ब्रेक होना। लेकिन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपने हीट किया तो टेम्परेचर हो गया इस कंटेनर का कितना, 500 पे ब्रेक हो गया, अच्छी बात है। कंटेनर का टेम्परेचर आपने कितना रखा अभी, 500 पे ऑक्सीजन ब्रेक हो गया, उससे जाके जुड़ गया, SO3 बन गया। ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ बताइए तो क्या है, ऑक्सीजन किस पीरियड का, पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन किस पीरियड का, सेकेंड पीरियड। इतना भी नहीं पता यार, क्या बॉन्डिंग वॉन्डिंग पढ़ के आए आप। कौन वाला, ये वाला, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। अबे चुप रहिए, जो लेना होगा मैं ले लूंगा भाई, वो आप बोलेंगे तो लूंगा ही नहीं मैं।
देखिए, लिथियम, ऑक्सीजन, वेनाडियम, यूरोपियन। ओके, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का, ठीक है, सेकेंड पीरियड का ना, किस ब्लॉक का? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो ये जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड पीरियड का और पी ब्लॉक तो 2p, और ये ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का ये भी, तो इसके बीच जो बॉन्ड है ना वो कैसा बॉन्ड है? 2p2। यहां देखते हैं सल्फर किस पीरियड का? थर्ड पीरियड। ऑक्सीजन से नीचे होता है ना। सबको समझ में आ गया? हाँ, सल्फर उससे नीचे है ना सर ऑक्सीजन से। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, तो सल्फर किस पीरियड का? थर्ड पीरियड। तो ये हो गया 3p, और ऑक्सीजन किस पीरियड का? सेकेंड। अब मुझे बताइए किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ऑक्सीजन का या एसओ का? यहाँ तो 2p है, सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, यहाँ सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, तो बड़ा हो गया ना बॉन्ड। तो यहाँ का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी, ये पता है ना उल्टा होता है। अब 500 आपने दिया इसको बनाने के लिए, इसका बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन से भी कम है, तो 500 से पहले ये टूट फूट जाएगा, बनेगा ही नहीं। समझ में आया क्या दिक्कत हुआ? नहीं आया सब। अपने ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए दिया हीट 500 पे, 500 पे ये ब्रेक हो गया। आप सोचे कि SO3 बन जाएगा। कंटेनर का टेम्परेचर कितना हो गया? 500, लेकिन इसका बॉन्ड ऑक्सीजन से भी वीक है, तो ऑक्सीजन 500 पे ब्रेक हो रहा है, तो ये तो और उससे कम टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाएगा, 400 पे ही, 300 पे ही नहीं। तो क्या 500 पे SO3 कभी बन पाएगा? नहीं। इसीलिए डायरेक्ट जब SO2 का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, रिएक्शन ही नहीं होता, क्योंकि SO3 का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? कम। समझ में आई बात? तो फिर कैसे बनेगा H2SO4? बनेगा, बनेगा। फिर कैसे बनता है देखिए, कैसे बन, इधर देखिए SO2O2। अब हम लोग इसमें एक कैटालिस्ट डालते हैं, पहले कैटालिस्ट नहीं डाले थे, एक कैटालिस्ट डालते हैं V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम डी ब्लॉक का ना, डी ब्लॉक के कंपाउंड, डी ब्लॉक, तो ये रिएक्शन करवाते हैं तो फिर SO3 आपका बन जाता है। समझ में आई बात? V2O5 ऐसा क्या किया कि रिएक्शन हो गया, देखते रहिए, मैकेनिज्म सीखे। V2O5, ठीक है, थोड़ा बहुत हीट करते हैं, तो कैसे ब्रेक हो गया? 2VO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीजन अकेले होता है उसको बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट वर्ड सुना होगा आपने कभी। नेसेंट मतलब होता है नवजात, नया नया बना हुआ। अब नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों हाईली रिएक्टिव होता है? ऑक्सीजन नेचर में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो ऑक्सीजन अकेले नहीं रहना चाहता, वो जल्दी चाहता है मेरे साथ कोई जुड़ जाए। तो ये ऑक्सीजन ना SO2 के साथ जुड़ता है, SO2 के साथ जुड़ता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत जुड़ता है, SO3 बन जाता है। यही बनाना था अपन का। लेकिन साथ में आप ये भी जानते हैं कि कैटालिस्ट तो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेता नहीं है। कैटालिस्ट हमने डाला है V2O5, लेकिन क्या वो V2O5 है? ऑक्सीजन तो यूज हो गया, अब क्या बच रहा है? VO2। तो कहानी देखते रहिए। ये VO2 फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन कहां से आया? ये बचा हुआ था ना अभी, 2 VO2 है तो 2 ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं O2S, ये वापस से बन जाता है V2O5। जैसे आपने डाला उस तरह से बन के निकल गया, और आप बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता। काम भी हो गया, सब काम हो गया, अपन को बनाना क्या था? SO3। कैटालिस्ट का यही काम है कि जो रिएक्शन नहीं हो रहा इजिली वे में उसको कराना। अब जानते हैं ना कैटालिस्ट रिएक्शन को क्या कर देता है? फास्ट इनहांस कर देता। रिएक्शन स्लो था, बहुत हो ही नहीं रहा था, लेकिन V2O5 आया, रिएक्शन हो गया। समझ में आई बात? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा यूज करते हैं कैटालिस्ट? V2O5, नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए ना। बंद कराने के लिए पैसा नहीं लेता हूं मैं।
अबे चप्पल खोल के चढ़िए भाई, बैठते हैं लोग। तो पूछा जाएगा आपसे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। ये लड़का ये रे, आगे बुला लूंगा अगले बार से बात करते देखे तो। दांत कैसे टूट गया आपका? लंबा कहानी है ना, ना ना, किसी दिन सुनेंगे फुर्सत में। नहीं, मैंने भी बहुत केतारी खाया है, मेरे कहाँ टूटे हैं दांत। क्या हो गया भाई? हो गया नोट। तो जो रिएक्शन नहीं हो रहा था, कैटलिस्ट आके उस रिएक्शन को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, इनहांस कर दी। क्या कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है? नहीं लेता है। हो गया। तो ये एक एग्जांपल है, नोट कर लिया ना आपने? हटाएं इसको। अनदर एग्जांपल हटाते हैं सर। क्या हो गया भाई? नेक्स्ट, सेकेंड, डेकॉन प्रोसेस। एक और प्रोसेस है। डेकॉन प्रोसेस में किसका प्रिपरेशन करते हैं? क्लोरीन का। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। क्या रिएक्शन होता है? इधर देखिए, HCl प्लस O2 H2O प्लस Cl2। लेकिन यहां भी सेम प्रॉब्लम है। क्या सेम प्रॉब्लम है सर? इधर देखिए, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड ना, क्लोरीन ClCl। ऑक्सीजन किस पीरियड का? सेकेंड। 2p बॉन्ड है, लेकिन क्लोरीन किस पीरियड का? थर्ड। 3p बॉन्ड है, तो यहाँ का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आपने हीट किया इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन उससे कम टेम्परेचर पे ये मरमरा जाएगा, बनेगा ही नहीं कभी। समझ में आ रही है बात? कभी बन पाएगा उस टेम्परेचर? नहीं। तो फिर कैसे रिएक्शन होता है? कैटालिस्ट लेते हैं। HCl प्लस O2 CuF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड लिया जाता है, ये इसको रिएक्शन करके देता है कॉपर डी ब्लॉक ना। कॉपर किस ब्लॉक? तो डी ब्लॉक के कंपाउंड कैटालिस्ट में टेक पार्ट लेते हैं। ये अरे H2O, ये हो गया। ठीक है, नाम इसलिए ध्यान रखना है ना, क्योंकि ना मैचिंग पूछा जाता है एग्जाम में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इधर कौन सा कैटालिस्ट है? 4 ऑप्शन रहेगा, ये V2। तो नाम आपको ध्यान होना चाहिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट, डेकॉन में कौन सा। सवाल पूछे जा चुके हैं ऐसे, इसलिए बोल रहा हूं। थर्ड, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? इसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड, अल्कीन या अल्काइन, है ना। तो अल्कीन या अल्काइन, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तभी तो होगा हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन। तो क्या बन जाता है? अल्केन। कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं? निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम, है ना। अबे पढ़े होगे आप।
चौथा एग्जाम्पल है हैबर प्रोसेस, नाम पढ़ा आपने? हैबर प्रोसेस, हाँ हैबर प्रोसेस अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है? प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस? प्रिपरेशन में सर्च कर लेते हैं नेट। अबे कैसे कैसे लोग हैं भाई। प्रिपरेशन के मतलब लैब में बनाया जाता है स्मॉल अमाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्री में बनाया जाता है ह्यूज स्केल पे, लार्ज स्केल पे, ठीक है। वो जनता जनार्दन के लिए बनता है, और लैब में जो बनता है वो एक्सपेरिमेंट के लिए बनता है, तो वो प्रिपरेशन होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बंच में N2 गैस प्लस 3H2 गैस अमोनिया बनाते हैं 2NH3। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? आयरन यूज होता है या उसके ऑक्साइड, कोई भी यूज कर लीजिए, फेरिक ऑक्साइड, नोट कीजिए। हो गया, हटाएं। हो गया सर। नेक्स्ट, तो कैटलिस्ट पढ़ लिया। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हो गया भाई। अबे बहुत स्लो लिखते हैं यार, हर काम इतना ही स्लो करते हैं क्या? सिलेबस डिले आप लोग कर देते हैं लिखने में, नहीं? हो गया। नंबर कौन सा अगला? इन पांचवा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है समझिएगा। मान लेते हैं कोई डी ब्लॉक मेटल, डी या एफ ब्लॉक दोनों में होता है ये, डी ब्लॉक मेटल। कोई छोटा एटम बोलिए या छोटा मॉलिक्यूल्स बोलिए, H2 सबसे छोटा बेचारा, H2 हो गया, B2 हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कभी कभी मॉइस्चर भी हो गया। तो जो कंपाउंड बनता है ना वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड। पहले लिखिए साथ साथ, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे आप।
बिकॉज हो गया। क्या होता है डी ब्लॉक का एक मेटल बोलिए कोई भी। आयरन। आयरन प्योर आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन क्या ऐसे होते हैं। पहले मुझे समझाना पड़ेगा आपको। मान लेते आयरन का एक टुकड़ा लोहा, ये सब लोहा ही है। आयरन का एक टुकड़ा है, ठीक है। सिर्फ मान लेते कितना अबे वो बताया कि आयरन कौन है, तो अब आपको नहीं करना है ये चीज। टुकड़ा मतलब आयरन को उसका एक रॉड समझ रहे हैं ना, छोटा या कोई। मान लेते हैं 28 ग्राम आयरन है। कितना ग्राम है? मास तो बहुत कम है, बहुत कम होता है मास। पता करना आपको कि कम मास है या ज्यादा मास है, तो एक बार जाइए दुकानदार के पास, बोलिए 28 ग्राम आलू दे दीजिए मुझे। दुकानदार पहले एक बार ऐसे करेगा, फिर वो अंदर अंदर ही सोचेगा 28 ग्राम बहुत कम है। नहीं, क्या 28 ग्राम आलू परचेज किया आपने जीवन में? नहीं ना। हाँ, 28 ग्राम आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं, है ना, वो अलग चीज करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। लेकिन 28 ग्राम आलू जीवन में नहीं परचेज करेंगे, कभी मौका ही नहीं मिलेगा खरीदने का। इतना कम मासी है, कोई देगा भी नहीं, उल्टा बोलेगा कि गलत जगह आ गया। तो इसमें 28 ग्राम आयरन के मतलब मास तो कम है। मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाई मोलर मास। आयरन का मोलर मास एटॉमिक नंबर 26 होता है, मास 56 होता है ना, तो हाफ मोल हो गए। एक मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगाड्रो नंबर। तो हाफ मोल में कितने एटम हो जाएंगे? हाफ इंटू एन, इतने एटम्स हो गए हाफ। एन के मतलब 6 इंटू 10 के पावर 20, तो ये 3। अब ये नंबर देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा नंबर। तो सिर्फ 28 ग्राम में इतने एटम है आयरन के, तो सभी आयरन एटम एक दूसरे को चिपके रहेगा। इसमें आयरन एटम दिखाइए ना, इतना आयरन एटम दिखाइए। मैं तो नहीं दिखा सकता, मेरे बस की बात नहीं, पता नहीं आप दिखा सकते हैं। ठीक, तो सब चिपके रहेंगे ना, आयरन 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 आयरन। आयरन आयरन। अभी सिर्फ किसके आइटम है? प्योर आयरन है ये अभी, प्योर आयरन, लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है ना, उसी तरह से प्योर आयरन क्या होता है? सॉफ्ट। ये अभी क्या है? अरे देखते रहिए इस स्पेस को। क्या अच्छा, आइटम कैसा होता है? स्फेरिकल। जैसे बॉल देखा है ना आपने, स्फेरिकल। तो जब बॉल को प्लेस करेंगे तो बीच में जगह नहीं खाली रह जाएगा। एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, चार बॉल, बीच में जगह खाली रह जाएगा। तो इसमें भी जगह क्या है? खाली। ठीक है, ये जगह जो खाली है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह, इसको क्या बोला जाता है? स्पेस या वॉइड। समझ में आई बात? ये भी इंटरस्टिशियल स्पेस है, स्पेस है, स्पेस। अच्छा, इंटरस्टिशियल स्पेस छोटा जगह होगा या बड़ा जगह होगा? छोटा होगा ना, खाली जगह क्या होगा? छोटा। तो क्या इसमें कोई बड़ा आइटम आके फिट हो सकता है? छोटा आइटम आके फिट हो सकता है? ये सब छोटे हैं। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सुनिए क्या होता है, कहानी सुनते रहिए। एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस, ऑक्सीजन ले लिया मैंने, बहुत सारा गैस है, छोड़ दे।
बहुत सारा गैस है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, गैस इसके इंटरस्टिशियल पोजीशन में आके बैठ जाता है, बैठ गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं बैठेगा, कहीं भी आर्बिट्ररी या रैंडम आके क्या हो गया, बैठ। ऐसा ये जो अब कंपाउंड है, इस कंपाउंड को, इसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ में आई बात? क्या सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही आके बैठ सकता? नहीं, कुछ भी आ जाए। मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, ये मॉइस्चर समझते हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट आके उसके जगह पे इजली क्या होता है, बैठ जाता है। क्यों बैठता है उसका भी रीजन बताऊंगा, अभी बस धीरे धीरे समझते जाइए। इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये बातें समझ में आया आपको? डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। ये हाइड्रोजन कहां से आया, एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग्स। एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस होता है, वो गैस निकलता कहां से है, व्हीकल से। व्हीकल से, इंडस्ट्री से गैस निकलता है ना, खूब सारा। गाड़ी चलाते हैं वहां से गैस निकलता है, पॉइजनस गैस। हो गया? इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल वॉइड। हो गया जी? क्या होता है सुनिएगा, गैस है ना सर, H2 क्या है आपका, गैस। गैस का काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, गैस का काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल है, गैस का काइनेटिक एनर्जी है। हीट कर देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, और हीट कर देंगे तो और बढ़े। 11th में पढ़ाया गया होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल 3/2 nRT। नहीं पढ़ाया गया? काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सुनते रहिएगा कहानी। दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, दिन में टेम्परेचर बढ़ता है ना, सूरज आता है, रोशनी करता है, लाइट आता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये ना इसको छोड़ के निकल जाता है। लेकिन रात जैसे जैसे होता है फिर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। रात में टेम्परेचर कम होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। तो गैस मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे है, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, कम। रात में बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, कम। तो ये लोहा है, कम है, दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, आके अट्रैक्ट हो। किसकी वजह से है ये, टेम्परेचर की वजह। दिन में होता है फिर से ये बाहर निकल जाता है छोड़ के। रात होगा तो ऐसा नहीं कि फिर यही हाइड्रोजन आएगा, कोई दूसरा एटम भी आ सकता है या कोई दूसरा हाइड्रोजन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसकी वजह से बनता है, क्या रीजन है, टेम्परेचर की वजह से। कि दिन में टेम्परेचर ज्यादा है तो निकल जाते हैं, रात में टेम्परेचर कम होता है इसलिए गैस मॉलिक्यूल आके क्या होते हैं, वॉइड में बैठ जाते हैं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसकी वजह से बनता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, है ना। तो लिखिएगा इट फॉर्म मतलब ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नहीं आए समझ में, आ गया तो नोट कीजिए ना, देख क्या रहे। हो गया, आगे बात करते। ये जो हाइड्रोजन एटम आया वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया, इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया। केमिकल बॉन्ड बोले तो आयनिक बॉन्ड,
कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोई बॉन्ड नहीं बना, बस आके ना शान से यहाँ पे बैठ गया। तो फिर बोलिएगा कौन सा बॉन्ड? तो एक वीक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो हर जगह लग जाता है, इन दोनों के बीच में भी लग रहा है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मास के कारण। फोर्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर पढ़ा आपने? प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो g m2 ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो मास की वजह से फोर्स लगता है ना, बहुत वीक फोर्स होता है लेकिन होता है। ये फोर्स गर्मी में ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, गर्मी में बोलते हैं दूर दूर बैठो इधर, ठंड में लेकिन ये आप चाहते हैं कि फोर्स लगे, पास पास बैठते हैं, ठीक। हाँ, तो ये तो हमेशा लगता है। कौन सा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? मास के कारण। मेरा और इस बोर्ड के बीच में भी अट्रैक्शन लग रहा होगा हल्का हल्का, कौन सा? वैन डर वाल। जहां भी दो मास आ गया वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वीक होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत वीक। बताए तो कि बहुत वीक है, टूट गया, इतना वीक। तो कौन सा बॉन्ड है ये? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आई बात? तो एक पॉइंट लिखे, a smaller atom do not form any chemical bond, do not form any chemical bond with, किसके साथ नहीं बनाता है? केमिकल बॉन्ड बोले तो आयनिक, कोवैलेंट, ये सब बॉन्ड नहीं बनाता। कोऑर्डिनेट, मेटालिक, ये डू नॉट फॉर्म एनी केमिकल बॉन्ड विथ, किसके साथ नहीं बॉन्ड बनाता है? विथ पेरेंट मेटल। पेरेंट मेटल मतलब जो एक्चुअल में पहले से है। इंग्लिश भी वीक है क्या आप लोग? विथ पेरेंट मेटल इट सिंपली फॉर्म कौन सा बॉन्ड? इट सिंपली फॉर्म वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा। क्या समझ में नहीं आया आपको? बताइए। अब तक तो सब कुछ समझ में आया होगा। इट इज नॉट अ सिंपल या एक्चुअल कंपाउंड बिकॉज स्टोइचियोमेट्री इज नॉट इन सिंपल रेशियो। ये क्या है? ये क्या लिख दिया? सुनिए ध्यान से, क्या है लिखा हुआ समझ में आएगा। जैसे आयरन, मान लेते आयरन के एक मूल है। एक मूल के मतलब कितने आयरन एटम रहे होंगे? एवोगाड्रो नंबर। तो क्या हाइड्रोजन भी एक मूल आएगा? नहीं। क्यों? देखिए देखिए ना इधर, आयरन के कितने एटम है? 1 2 3 4 4 8 12 16। तो इंटरस्टिशियल स्पेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 16 एटम में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 9। तो क्या एक मूल आयरन एटम है तो हाइड्रोजन एक मूल आएगा? नहीं, वो उससे कम आता, 1-6। नहीं आया समझ में? ये नहीं आया समझ में? मुझे तो नहीं आया। आयरन के एक मोल है। देखिए अगर मैं यहां आयरन और बढ़ा दूं सपोज, तो क्या वॉइड जितना आयरन एटम है उतना वॉइड होगा? उससे कम ही होगा ना, है ना। आयरन 20 है तो वॉइड कितना? 3 6 9 12, 12 ही वॉइड है। तो मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन आ सकता है? 12 अभी, है ना। और उसमें भी मैं बोल रहा हूँ ये कि कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं। यहाँ आया, यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ आएगा, यहाँ खाली रह जाता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ आएगा, यहाँ खाली रह जाएगा। तो अगर आयरन के 10 एटम है तो क्या हाइड्रोजन के भी 10 एटम होंगे? नहीं, 10 से तो कम ही रहेगा। समझ में आई बात? वही तो बोल रहे हैं कि अगर आयरन के 1 मोल होंगे तो क्या हाइड्रोजन के 1 मोल होंगे? 1-x, उससे कम होता। तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता, देखिए Fe(H2) 0.98। यहाँ स्टोइचियोमेट्री कितना है? आयरन कितना? 1 ना। हाइड्रोजन कितना? क्या सिंपल रेशियो है ये?
नहीं, तो ऐसे रेशियो अगर आया ना तो इसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल रेशियो। स्टैचोमेट्री सिंपल रेशियो नहीं है ना, ये नहीं आया समझ में सर। एक कंपाउंड बोलिए तो, एक कंपाउंड कुछ भी बोल दीजिए। NaCl आयरन कंपाउंड है, दैट आयरन तो मेटल है। NaCl में सोडियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, तो यहाँ स्टैचोमेट्री का रेशियो कितना है इंटीजर में, इंटीजर। एक कंपाउंड आप बोलिए सर, H2SO4, तो यहाँ भी इंटीजर में होगा। हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना 4, इंटीजर है, सब इंटीजर है। तो ये सब होता है नॉर्मल कंपाउंड, एग्जैक्ट कंपाउंड जिसमें इंटीजर में हो। कोई एक और कंपाउंड बोलिए, एक और बोलिए इधर से। BaSO4, बेरियम कितना 1, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना, इंटीजर में है ना। एक मैं अपने तरफ से लिखता हूँ Fe2O3, हेमाटाइट 2E23, इंटीजर है। तो ये सब होता है नॉर्मल कंपाउंड एग्जैक्ट। लेकिन इसका जो स्टोइचियोमेट्री है वो कैसा है 1, बोलेगा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर दीजिए ना, 0.98 है ना सर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.96, कितना हो गया 1:1.96, क्या इंटीजर में है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्चुअल कंपाउंड। ये नहीं है, नॉट एन एक्चुअल कंपाउंड बिकॉज स्टोइचियोमेट्री इज नॉट इन सिंपल रेशियो। समझ में आई बात, नहीं आया समझ, आ गया तो इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए ना, अच्छा लगे। तो इसको एग्जैक्ट कंपाउंड क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो सिंपल रेशियो में नहीं, स्टोइचियोमेट्री इज नॉट इन सिंपल रेशियो। हो गया नोट। हो गया भाई, हटाएं इसको। एक दो एग्जांपल और लिखे मेरे तरफ से। ZnO 0.98, क्या ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, हाँ है ना। स्टोइचियोमेट्री का रेशियो कितना, ऐसा नहीं कि 0.98 ही हमेशा रहेगा, 96 भी रह सकता है, कम ऑक्सीजन आएगा। जरूरी थोड़ी है कि जितना वॉइड है उतने आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है ना। 0.9, यहाँ रेशियो क्या हो गया 0. समझ में आई बात, बोलिए ना हाँ। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एक्चुअल कंपाउंड नहीं, इसलिए इसका स्पेशल नाम पड़ा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एक से कम ही नहीं रहेगा, एक से कम कैसे, यहां पे देखिए एक से ज्यादा है, लेकिन वो इंटीजर में नहीं रहेगा। हो गया, कुछ चीजें कंपेयर करते हैं, आप बताइएगा। एक मेटल है सर, और इधर लिखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मेटल है और इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हार्डनेस किसका ज्यादा होगा ये बताइए। हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, रिजिडिटी किसका ज्यादा होगा, मेटल का या इंटरस्टिशियल का, मेटल का ज्यादा होगा। क्या बात कर रहे हैं, किसका ज्यादा होगा। अबे कुछ ना कुछ तो इसमें अट्रैक्शन लगेगा ना भाई, वंडरवॉल वीक ही है लेकिन लगेगा ना, अट्रैक्शन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस ये सब बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है कोई बॉन्ड नहीं बनाया लेकिन थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन है इसका, जिसको क्या बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक ही है लेकिन है। तो अट्रैक्शंस की वजह से हार्डनेस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो किसका ज्यादा होगा, मेटल का या इंटरस्टिशियल का। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, अगेन इसका।
डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है ना, तो मास तो कुछ ना कुछ बढ़ ही जाएगा। क्यों मास बढ़ जाएगा? हाइड्रोजन मास बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डक्टिलिटी किसका ज्यादा होगा? डक्टिलिटी इंटरस्टिशियल का या मेटल का? डक्टिलिटी किसका ज्यादा? इतना लेट सोचने में। डक्टिलिटी प्योर मेटल का ज्यादा होगा। डक्टाइल मतलब क्या होता है बताइए? सीट में कन्वर्ट होना। सीट में कब कन्वर्ट होगा? जब एक मेटल दूसरे के ऊपर फैलेगा, तभी तो सीट में कन्वर्ट। तो जब फैलेगा ना तो ये बीच में रोकेगा, स्लाइड होने से रोकेगा ना, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लगेगा इसकी वजह से रोकेगा, और रोकेगा तो डक्टिलिटी बढ़ जाएगा घट जाएगा? घट जाएगा ना, अबे घट जाएगा भाई। डक्टाइल मतलब क्या होता है? मेटल का फ्लो होना, फ्लो होने से ही चादर बनता है। ये है, जब ये फ्लो होगा इधर उधर तो चादर बन जाता है बहुत पतला सा। लेकिन जब ये मेटल फ्लो होगा तो बीच में तो रोकेगा, फ्लो करने से ये रोकेगा, तो डक्टिलिटी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो इंटरस्टिशियल का डक्टिलिटी कम होता है, प्योर मेटल का ज्यादा होता है। बोलिए। ए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होता है बताइए? कंडक्टिविटी मतलब करंट फ्लो करने का, दोनों का सेम होता है। ऐसा कैसे सेम? क्यों? क्यों सेम होता है उसका रीजन बता रहे हैं। कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं बनाया ना, तो जब बॉन्ड नहीं बनाया तो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन पहले थे उतना फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी है। बॉन्ड बना है क्या? तो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन पहले है उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। तो जितना करंट पहले फ्लो कर रहा था उतना ही करंट अभी भी फ्लो करेगा। करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? मेटल में करंट किसकी वजह से फ्लो, इसमें करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। काट दे। क्यों सेम है दोनों में? बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों सेम है? क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाए। बॉन्ड बनाता तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता। तो वो तो मास के कारण अट्रैक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ी अट्रैक्शन है वो। एलओआई फॉर्मेशन बताएं। एलओआई बता चुका हूं मैं, पढ़ा चुका। ये भी हो गया। नेक्स्ट इंटरेस्ट। अबे बहुत टाइम है भाई, थैंक यू बोल रहे। एक प्रॉपर्टी खींच देंगे। कलर हटाएं इसको। हटाएं इसको, नंबर अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। कम 6 नंबर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ये तो आपको पता ही है कि डी ब्लॉक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। पिछला चैप्टर पढ़ के हम लोग आए हैं, खूब ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े है ना। आयरन डी ब्लॉक का होता है ना? नहीं, कॉपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। रीजन क्या है कि ये लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? ये वाला क्यों, पहले लिखिए। डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इट इज ड्यू टू, क्यों भाई?
स्मॉल साइज, इनका साइज बहुत छोटा होता है। सेकेंड, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, हाई चार्ज डेंसिटी। और इनके पास ना वैकेंट n-1 d ऑर्बिटल होता है, खाली d ऑर्बिटल, वैकेंट n-1 d ऑर्बिटल। लिखिए एग्जाम्पल, ये सब लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स का, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ETC पिछला चैप्टर ही पढ़ के आया ना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है डी ब्लॉक। क्यों? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, हाई चार्ज डेंसिटी, स्मॉल साइज। इसके बाद 2 चैप्टर और फिर सिलेबस ही खत्म। लेकिन एक ऑफर है मेरे तरफ से, रिकॉर्डेड नहीं, सिलेबस जब खत्म हो जाएगा 12th का तो एक आयनिक इक्विलिब्रियम सभी क्लास, जितने भी मेरे 12th की क्लास हैं सबको इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ मैं। तो अगर आपको पढ़ना है 11th का चैप्टर है वो तो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन वो सारे बैचेज मर्ज रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ाएं, सभी को प्रोमिस किया गया ये कि एक चैप्टर फ्री रहता है मेरे तरफ से 11th का, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। 2 चैप्टर हो गया, 2 हो गया ना भाई। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं 2 चैप्टर पढ़िएगा, 3 सवाल खींच लीजिएगा। लेकिन वो अकेले आप नहीं पढ़ सकते, सभी बैच मर्ज रहेंगे। बड़ा क्लास में 400 वाले में। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या फायदा होगा? साइज छोटा होता है ना, साइज छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा, तो लिगेंड का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। हाई चार्ज डेंसिटी मतलब छोटे साइज पे +1 चार्ज और एक बड़े साइज पे +1 चार्ज। चार्ज का डेंसिटी कहाँ ज्यादा हो? छोटे, छोटे पे ना, तो इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। उससे क्या होगा? लिगेंड का अप्रोचिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा। ये सब बात कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक, नेक्स्ट 7 नंबर, कलर, कलर ऑफ complex compound। डी ब्लॉक के कंपाउंड कलरफुल भी होते हैं, कलर होता है। जैसे KMnO4 नाम तो सुना ही होगा, पोटेशियम परमैंगनेट है ना, मैग्नीज डी ब्लॉक का है ना। कलर कैसा होता है? पर्पल। नहीं सुना? अबे नहीं सुना भाई। KMnO4 तो बहुत फेमस कंपाउंड होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, बच्चा जानता है इसको। K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं, परमैंगनेट नहीं, ये परमैंगनेट है, ये क्या है? मैग्नेट। इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। Fe नहीं, TiH2O6 3+, इसका कलर होता है ब्लू। टाइटेनियम भी किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के मेटल ना क्या होते हैं? कलर शो करते हैं। अब रीजन क्या है कलर का? पहले लिखिए, डी ब्लॉक मेटल शो कलर। अब किसकी वजह से कलर शो करता है? इट इज ड्यू टू, कलर का जो रीजन है इसमें ना DD ट्रांजिशन है, DD ट्रांजिशन है या पोलराइजेशन। अब ये क्या है आज एक्सप्लेन हो नहीं पाएगा, अगले क्लास में होगा, लेकिन आज लिख देते हैं। DD ट्रांजिशन और क्या होता है? पोलराइजेशन। DD ट्रांजिशन किस में नहीं होता है? D0, D10,
D5 वीक फील्ड लिगेंड में डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है। क्या लिख रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लिखिए, अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है। पोलराइजेशन किस में होता है? D0 में होता है, D10 में होता है। D5 वीक फील्ड में होता है। कलर का रीजन यही है, डी डी ट्रांजिशन और पोलराइजेशन। डी डी ट्रांजिशन इसमें नहीं होता है, D0 में नहीं होता है, D10 में नहीं होता है, D5 में नहीं होता, तो इसमें फिर क्या होगा? इसमें फिर पोलराइजेशन। अब ये दोनों चीज क्या है अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं फिर।